चलिए देखिए, अब हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेन बात ये है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको समझने वाली थी कि हम लोग जो है बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि किस तरीके से इलास्टिसिटी जैसा कोई वर्ड है, ठीक है ना। या हम लोग ये समझ चुके थे कि कैसे हमारी लाइफ में प्लास्टिसिटी जैसा कोई वर्ड है, यानी कि इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल, देखिए प्लास्टिक वर्ड हमने सुना हुआ है लेकिन इलास्टिक वर्ड नहीं सुना, ठीक है ना। लेकिन प्लास्टिक वर्ड क्यों बनाया गया, शायद ये पता आप चला कि प्लास्टिक वर्ड क्यों बना, प्लास्टिसिटी क्यों बना, इलास्टिक वर्ड क्यों बना, इलास्टिसिटी क्यों बना। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं। तो अब चूंकि बेसिक बात हमने आपको जो समझा दी थी कि जो है कोई भी हमारे पास रॉड है या कोई हमारे पास किसी भी तरीके कोई भी सॉलिड बॉडी है, ठीक है ना, तो उस सॉलिड बॉडी में अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कैसा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का सीधा सा मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो क्या काम करता है, बॉडी के शेप को यानी कि कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है। तो जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली चेंज हो जाता है। ये बात जो है हमें यहाँ पर समझ में आनी चाहिए थी, जो समझ में आई भी होगी, ठीक है ना। ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है समझ में ज़रूर आया होगा। अब अगर हम आपसे ये कहें कि आखिर जो चेंजमेंट हुए, वो चेंजमेंट होने की वजह से कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हमारे सामने नई बन के आ गई, ठीक। तो उसमें पहली फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारे सामने बिल्कुल नई है, और इसको हम पुराने से यानी क्लास 9th के एक टर्म से जरूर जोड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल हम उस टर्म के बारे में जान लेते हैं। ये टर्म बिल्कुल वैसे है जैसे क्लास 9th में आपने एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। चलिए देखते हैं। वर्ड हमारे पास दिखाई दे रहा है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर, आपका वर्ड जो लिखा हुआ है वो कौन सा है, स्ट्रेस। ये देखिए स्ट्रेस वर्ड हमको दे रखा है। स्ट्रेस का बेसिकली अगर हम मतलब कहें तो आप जानते हैं ना, लोग कहते हैं अरे आजकल बड़ा स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब जो है कहीं ना कहीं टेंशन टाइप से है। अब टेंशन और स्ट्रेस दोनों में फर्क है। क्या फर्क है उसको देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपने कहा टेंशन, सपोज आपके अकॉर्डिंग आप क्या कह रहे हो, टेंशन, तो अगर आपने टेंशन कह दिया तो टेंशन का सीधा सा मतलब ये है कि आप बात कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग की, ठीक है, कोई स्ट्रिंग। तो अगर कोई स्ट्रिंग है, कोई डोरी है, और उस डोरी में कोई खिंचाव है, ठीक है ना, उस डोरी के अंदर कोई उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो भी जो है रिजल्टेंट जो है फोर्स हमें मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं टेंशन बन गया है, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अच्छा, ये जो टेंशन है ये किसकी वजह से है, ये है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल होता है टेंशन के लिए, जो कहाँ होता है, किसी भी स्ट्रिंग में, किसी भी डोरी में, ठीक है। डोरी चाहे जैसी भी हो, ठीक है, स्ट्रिंग किसी भी मटेरियल की हो सकती, कैसी भी हो, ठीक है ना, उसमें टेंशन होगा जो कि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रेस की, ठीक है, तो दोनों में देखिए दोनों वर्ड्स एक जैसे दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं टेंशन हो रहा है, कहते हैं अरे बड़ा स्ट्रेस चल रहा है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि टेंशन और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर हम बता देंगे जो टेंशन है वो पहली बात तो स्ट्रिंग में होगा, डोरी में होगा, दूसरी बात वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होगा, जबकि जो स्ट्रेस होता है ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, यानी कि उसके लिए इंटरनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए कैसा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स। तो बाहरी फोर्स अगर कहीं लग रहा है तो हम ये बड़े आराम से समझ सकते हैं कि वहां पर स्ट्रेस एप्लीकेबल होगा। अब ये एक्सटर्नल फोर्स किस नेचर का होना चाहिए, इसका नेचर होना चाहिए डिफॉर्मिंग,
ठीक है। इसका नेचर कैसा होगा? डिफॉर्मिंग, यानी कि फॉर्म को चेंज कर देने वाला। जो उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है, उस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देने के लिए अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है या हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को डेवलप कर देगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। बेसिक दो वर्ड्स हमने आपको समझाए, एक टेंशन और एक स्ट्रेस, कि टेंशन किस वजह से होता है, ठीक है ना, और स्ट्रेस किस वजह से होता है। तो टेंशन होता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, और जो हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कैसा? जो कि डिफॉर्मिंग हो, डिफॉर्मिंग, ठीक है, यानी कि फॉर्म को चेंज, डिफॉर्म, फॉर्म को चेंज करने वाला। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। देखिए भाई, क्या है इसकी बेसिक डेफिनेशन। स्ट्रेस जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डेफिनेशन क्या बनी हुई है? इसकी डेफिनेशन हमारे सामने है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि व्हेन ए बॉडी, अगर कोई हमारे पास बॉडी है, ठीक है ना, किस कोई भी, लेकिन सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई भी सॉलिड बॉडी हमारे पास होनी चाहिए इस केस के लिए। तो हम ये कहते हैं कि व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स, इज सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि किसी भी बॉडी पर हमने ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है, रॉड है। इस तरीके से हमने ये एक रॉड ली है, और इस रॉड पर हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि इसकी लेंथ है L, ठीक है, L लेंथ की हमने एक रॉड ले ली, और अब हम इस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि हमने एक F एक्सटर्नल अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वही मतलब है कि सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्टेड टू का मतलब अप्लाई करना। तो हमने क्या किया कि एक रॉड ली जिसकी लेंथ थी L, और उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर दिया। अब होगा क्या? ए रिस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड इन द बॉडी। देखिए, ये चीज बहुत समझने वाली है। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो ये बॉडी जो थी, ये अपने शेप को चेंज करने की कोशिश करेगी, यानी कि इसकी लेंथ ऑटोमेटिक चेंज होने की कोशिश करेगी। ठीक है, मान लेते हैं कि वो कोशिश कर रही है कि उसकी लेंथ में डेल्टा एल चेंज हो जाए। किस वजह से हो रही है कोशिश? ये फोर्स एक्सटर्नल की वजह से, यानी कि एफ एक्सटर्नल ही वो रिस्पॉन्सिबल कॉज है, वो कारण है जिसकी वजह से जो रॉड है उसकी लेंथ डेल्टा एल बढ़ने की कोशिश कर रही है, या लेंथ में चेंज हो रहा है। ठीक, अब क्या वाकई में लेंथ चेंज होगी? ये क्वेश्चन है, क्या वाकई में लेंथ चेंज होगी? अगर लेंथ चेंज ना हो तब, ठीक है, या लेंथ चेंज होने के बाद भी बॉडी अपने शेप में आ जाए तब। यही तो था इलास्टिसिटी, आपको याद है हमने बताया था। तो जैसे ही आप इस एफ एक्सटर्नल को रिमूव करते हैं, हटा देते हैं, ये बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल लेंथ एल को गेन कर लेती है। तो लिखा हुआ है, दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब क्या हुआ इसका? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब आप मान लेते हैं कि ये जो हमारा एक एंड था ए, देखिए ये ए है, हम ए को यहाँ पे बना रहे हैं, इस लेंथ में थोड़ा सा चेंज हुआ, ये ए चेंज हो करके आ गया ए डैश, तो यहाँ पर भी हम इसको बना देते हैं, ये आ चुका है ए डैश, और ये लेंथ आपने डेल्टा एल ली थी, तो ये लेंथ हमारी है डेल्टा एल। ठीक, ये जो F आपने एक्सटर्नल बोला था, ये F एक्सटर्नल ही आपका डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। ठीक, कैसा फोर्स हो गया? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब आपने जब इस F एक्सटर्नल को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो चलिए हम रिमूव कर देते हैं। जैसे ही आपने इस F एक्सटर्नल को रिमूव किया, तो ये जो A डैश है आपका, ये A डैश वापस A बन गया, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया? रिमूव हो गया। A डैश भी आपका गायब होके फिर से क्या बन गया? A बन गया, इस तरीके से। ठीक,
तो जिस वजह से ये वापस गया, पहले बढ़ा था, एल था, एल से बढ़ करके आप दे सकते हैं कि भाई पहले जो हम मान लेते हैं लेंथ इस तरीके से, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये थी लेंथ एल, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बढ़ के ये बढ़ गया, ये हो गया डेल्टा एल। कब बढ़ा? जब हमने फोर्स लगाया, हमने फोर्स हटाया, फिर से वापस ये एल हो गया, ठीक है। तो ये बढ़ा था, ये इसकी लेंथ जो चेंज हुई थी, डेल्टा एल चेंज हुई थी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था एक्सटर्नल फोर्स। ये बात तो क्लियर है। लेकिन लेंथ को वापस लाने का काम किसने किया? तो लेंथ को वापस लाने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स ही एक ऐसा फोर्स होता है जो अगर अप्लाई कर दिया जाए तो बॉडी अपने शेप को जो है क्या करती है, रीगेन कर लेती है, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया भाई। तो हमने यहाँ पर दो तरीके के फोर्स समझे, ठीक है। कौन कौन से फोर्स समझे? पहला फोर्स हमारे पास जो था वो कौन सा था? पहला फोर्स था जिसको हमने नाम दिया था डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ये क्या करता है? चेंज करता है। किसमें चेंज करता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब लेंथ है तो लेंथ, एरिया है तो एरिया, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में चेंज करता है डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसमें लेंथ है, जैसे कि रॉड, तो वो लेंथ को चेंज करेगा। मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन शीट है, ठीक है ना, उस शीट पे आपने फोर्स लगाया तो भाई शीट में एरिया होता है तो एरिया चेंज कर देगा। अगर बॉल है हमारे पास, ठीक है ना, बॉल में आपने फोर्स लगा दिया तो बॉल में वॉल्यूम होता है तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो उसके बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है? चेंज करता है। और डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते ही बॉडी जिस फोर्स की वजह से अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है उसे बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोला जाता है? रीस्टोरिंग फोर्स। यानी कि कम्स टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है। तो इस तरीके से दो फोर्स होते हैं और ये दोनों ही फोर्स आपस में मैग्नीट्यूड वाइज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे? मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड वाइज जो ये फोर्स हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई कि डिफॉर्मिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है। डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स दोनों ही मैग्नीट्यूड वाइज एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों टर्म्स को समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब हम इस लायक हो गए हैं कि हम स्ट्रेस की डेफिनेशन को समझ सकें। इससे पहले तो हम समझ ही नहीं सकते थे कि स्ट्रेस की डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इस लायक हो चुके हैं कि हम स्ट्रेस की डेफिनेशन समझ पाए। तो क्या स्ट्रेस की डेफिनेशन है? द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो हम क्या लिखते हैं? एफ रीस्टोरिंग, एफ रीस्टोरिंग। यानी कि कितना रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी में या बॉडी में मतलब आ चुका है, ठीक है ना, या बॉडी ने अपने अंदर कितना ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट किया जिसकी वजह से बॉडी अपने शेप में वापस आ चुकी है, और डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया। अब ये एरिया क्या है? सेक्शनल एरिया है, या वो एरिया है जिस पर हमारा रिस्टोरिंग फोर्स लगा हुआ है। और रिस्टोरिंग फोर्स किस पे लगेगा? जिस पे एफ एक्सटर्नल लगेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी। तो दैट इज योर स्ट्रेस। तो यही हमारा क्या बन गया? स्ट्रेस बन गया। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अभी तक जो आपको समझाने की कोशिश की वो ये समझाने की कोशिश की कि हमारे पास दो तरीके, जब भी किसी बॉडी में हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस समय दो तरीके के फोर्स हमको दिखाई देते हैं।
पहला होता है हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स, जो फॉर्म को डिफॉर्म करता है और उसको वापस लाने का काम करता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो उस बॉडी पर रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जितना लग गया वही स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये बात देखिए आपको समझ में आ गई, अच्छी बात है। यहां पर हमने आपको फार्मूला बताया, ठीक है ना, कि अगर F वो फोर्स है जो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, F इज द फोर्स अप्लाइड। अब फोर्स अप्लाइड अगर है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, ये क्या हो गया, डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन हमने आपको ये भी बता रखा है कि डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। तो चूंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसीलिए स्ट्रेस के फार्मूले में हमने F डायरेक्ट लिख लिया, क्योंकि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वही तो रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो हमारे पास जो फार्मूला हमने लिखा उसमें डायरेक्ट हमने जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको F ही मान के F/A कर दिया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए थी, एंड आई होप कि आपको समझ में जरूर आई होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर केवल हमें स्टडी करनी है चेंज की। जो पूरा का पूरा ये हमारा टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर है, वो सिर्फ एक ही चीज पर फोकस्ड है, और वो है किस तरीके से बॉडी में चेंज हुआ, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो रिस्पॉन्सिबल है एक फोर्स जिसका नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्पॉन्सिबल है एक फोर्स जो उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने का काम कर रहा है, और वो है रिस्टोरिंग फोर्स। कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगा किसी बॉडी पर, वो दे देता है हमें स्ट्रेस। अब आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर कुछ स्ट्रेस के टाइप्स दिए गए हैं, बेसिक टाइप्स हैं कुछ। जैसे कि कहा गया कि ए सिलेंडर इज स्ट्रेस्ड बाय 2 इक्वल फोर्सेस, कि अगर कोई सिलेंडर है जिसको 2 इक्वल फोर्स आपस में एक दूसरे के जो नॉर्मल डायरेक्शन में है, क्रॉस सेक्शन एरिया के अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई किए गए हैं, ठीक है। मतलब ये हमारे पास देखिए सिलेंडर हो गया, ठीक है। सिलेंडर, रॉड, वायर सब एक ही है। आपसे सिलेंडर कहा जाए, आपसे रॉड कही जाए, आपसे वायर कहा जाए, याद रखिए 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और ऐसा ही डायग्राम बनता है। तो कह रहा है कि 2 इक्वल फोर्स लगे हुए हैं, तो इधर मान लेते हैं फोर्स F लगा है और दूसरा इधर भी लगा हुआ F, ठीक है। दोनों साइड जो फोर्स आपके हैं वो क्या है, F। तो यहां पर चूंकि दोनों साइड आपके जो फोर्सेस हैं वो F फोर्स लगे हुए हैं, तो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स कौन होगा। अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछ दे कि भैया इसमें से रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो यहां पर बात हो रही है चेंजमेंट की। तो चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल तो दोनों ही हैं, चाहे वो आपका ये वाला फोर्स हो और चाहे आपका ये वाला फोर्स हो, ठीक है ना। क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो यहां पर अगर आपसे स्ट्रेस पूछ ले कोई कि भैया स्ट्रेस कितना होगा, तो F/A ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं। ऐसा नहीं आप 2F/A कर दें, F/A ही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है वो इस क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है और ये फोर्स इस क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, तो दोनों ही फोर्स स्ट्रेस को डेवलप कर रहे होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं दोनों क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस लग रहा होगा या अपीयर हो रहा होगा। चूंकि दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ खिंचाव स्ट्रेस लग रहा है, तो चूंकि दोनों तरफ लग रहा है और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो बॉडी क्या होगी, टेंसाइल हो जाएगी, खींचने लगेगी, ठीक है ना। इसीलिए इस टाइप का जो स्ट्रेस है उसको नाम दिया गया टेंसाइल स्ट्रेस। यानी कि बॉडी पे दोनों साइड से अगर बॉडी को खींचा जाए, जैसे वायर है एक, उस वायर को आपने दोनों तरफ से पकड़ के खींचा। अब आपने मतलब आपका मतलब कोई मशीन, ठीक है ना, कोई ऐसी मशीन है जिससे आप वायर को खींच सकते हैं, ताकतवर मशीन, ज़्यादा फोर्स लगाने वाली। तो वायर की लेंथ क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, वायर खींचता चला जाता है। तो टेंसाइल, इसको क्या बोलते हैं हम, टेंसाइल, तनना हिंदी में बोलते हैं, तनना, तानना। तो टेंसाइल हो रहा है, खींच रहा है ये पूरा बहुत बुरी तरीके से, ठीक है ना। अब इसके अलावा फिर क्या कहा गया, आगे ये कहा गया
कि इफ द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, यानी कि जस्ट इसके अपोजिट। तो अभी हम क्या कर रहे थे, फोर्स इस तरीके से लगा रहे थे बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे थे, तो भाई जो है दोनों तरफ से लेंथ उसकी इंक्रीज हो रही थी, ऐसा हम मान के चल सकते हैं, ठीक ना। तो चूंकि खिंच रहा था तो क्या हो रहा था, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा था, तनने वाला स्ट्रेस डेवलप हो रहा था। इसके अपोजिट अगर हम ये कहें कि हमारे पास वही सिलेंडर है, इस तरीके से एक सिलेंडर है, लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि इस पे फोर्स इस तरीके से लगा रहे हैं, इनवर्ड, अंदर, पहले बाहर की तरफ लग रहा था ऐसे आउटवर्ड, और अब अंदर की तरफ इनवर्ड। तो अगर इनवर्ड फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स इक्वल हैं, अंदर की तरफ लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी को क्या करेंगे, सिलेंडर को कंप्रेस कर देंगे। तो इस तरीके का जो हम कह सकते हैं कि जो ये स्ट्रेस होता है, इसको बोला जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दो तरीके के हमने यहाँ पर अभी स्ट्रेस देखे। पहला स्ट्रेस जो था वो कैसा था, वो था टेंसाइल। तो टेंसाइल कब होगा, जब आउटवर्ड एंड इक्वल फोर्सेस होंगे। कैसे फोर्स होंगे, आउटवर्ड होंगे और आपस में इक्वल होंगे। और दूसरा हमारे पास क्या निकल के आया, कंप्रेसिव। तो जो कंप्रेसिव है उसमें इनवर्ड्स होंगे, अंदर की तरफ होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो आपको नहीं समझ में आया। जो है टेंसाइल मतलब होता है खींचना, तनना, और कंप्रेस का मतलब होता है दबना। ठीक ना, तो दबाने के लिए आपको दोनों आप जो है अंदर की तरफ फोर्स लगाने होंगे, तानने के लिए बाहर की तरफ लगाने होंगे। तो जब बाहर की तरफ दोनों इक्वल फोर्स लग रहे हैं तो टेंसाइल हो गया, जब अंदर की तरफ लग रहा है तो कंप्रेसिव हो गया। आपको अगर वर्ड मीनिंग भी ध्यान रहती है तो भी आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक एक चीज को मैं समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ भी रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आपको दिखाई दे रहा है वो है स्ट्रेन। आप सोचेंगे ये क्या बला हो गई, स्ट्रेन कहाँ से आ गया। अभी तक हम पढ़ रहे थे स्ट्रेस के बारे में, यानी कि फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से क्या क्या हुआ। ठीक है, अब क्या क्या हुआ, अभी तो हम फोर्स की स्टडी कर चुके हैं, अब क्या क्या हुआ उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो क्या क्या हुआ, यानी कि चेंज हुआ, किसमें हुआ, इन द कॉन्फ़िगरेशन। किसके रिस्पेक्ट में हुआ, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में। ये क्या बन गया, स्ट्रेन। मतलब क्या हुआ, मतलब भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब भी देखते हैं। तो मान लेते हैं फिर से वही एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल है, हमने रॉड लिया, फोर्स लगाया, लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ के ये जो ए टर्मिनल था वो ए डैश हो चुका है। पहले इसकी लेंथ जो थी वो एल, और अब इसकी लेंथ बढ़ करके हो गई डेल्टा एल। ठीक, चेंज कितना हुआ, व्हाट इज चेंज, दिस इज चेंज। ये क्या है, चेंज। व्हाट इज दिस, एल क्या है, एल आपका है ओरिजिनल लेंथ। ये आपकी ओरिजिनल लेंथ है, और यहां पर ये क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो ये आपकी चेंज इन लेंथ है। तो अगर हमसे कहा जाए कि भाई स्ट्रेन क्या होगा, तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन यानी कि डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि एल। तो किसी भी बॉडी में अगर मान लो उसमें लेंथ है, सपोज अगर लेंथ है तो उसकी लेंथ चेंज होगी, तो डेल्टा एल, ओरिजिनल कितनी थी एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक, अगर बॉडी में एरिया है तो उसका एरिया चेंज होगा, कितना, डेल्टा ए, तो डेल्टा ए अपॉन ए क्या बन जाएगा, स्ट्रेन। अगर बॉडी में वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चेंज होगा, डेल्टा वी, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना वी, तो डेल्टा वी अपॉन वी। तो इस तरीके से डेल्टा एल अपॉन एल या डेल्टा ए अपॉन ए या डेल्टा वी अपॉन वी, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रेन। इसीलिए यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अगर लेंथ है तो लेंथ, एरिया है तो एरिया, और अगर वॉल्यूम है तो हमें वॉल्यूम लेना होता है। ठीक बात। तो ये था आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन समझ में आ गया, स्ट्रेस समझ में आ गया, स्ट्रेन समझ में आ गया कि स्ट्रेन क्या होता है। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। लॉन्गिट्यूडिनल वर्ड का मतलब समझिए, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल। तो लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लेंथ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या हुआ? लेंथ। और स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? आपको अभी बताया, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज। स्ट्रेन का मतलब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? लेंथ। तो अगर हम डेल्टा एल अपॉन एल निकाल रहे हैं तो वो हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडिनल वर्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और स्ट्रेन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो गया? कितनी लेंथ में चेंज हुई, कितनी लेंथ थी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्रेन की, ठीक है ना, तो अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो आप ये बड़े आराम से समझ सकते हैं कि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है और डिवाइड भी हम लेंथ से ही कर रहे हैं। तो अगर ऊपर मान लो मीटर होता तो नीचे भी मीटर आता, मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की भी यूनिट होती है, एरिया की भी यूनिट होती है, इस वजह से स्ट्रेस की भी यूनिट हमें मिलेगी, ठीक। तो हमने यहाँ तक आपको देखिए छोटे छोटे से टर्म, छोटी छोटी बातें एग्जाम्पल दे देके और बहुत अच्छे से समझाया, और आपको ये चैप्टर पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। और आपको इसी जो है ढंग से और अच्छे से समझाते रहेंगे, ठीक है।